फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स टॉप 10 हिस्ट्री क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इस वीडियो के अंदर अपन आज 10 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जैसे कि आज मैंने आपको बताया, आज मंडे है और मंडे के हिसाब से अपने शेड्यूल के हिसाब से आज अपन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे कोर्सेज के साथ में। आप फ्रेंड्स कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर 7023333675 और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सभी पैकेजेस के बारे में। ये पैकेजेस बहुत अच्छे डिज़ाइन करे हैं और आपके पेपर में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लाइव शेड्यूल है। लाइव क्लासेस अपन कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे। आज मंडे है तो मैं आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो कि आपको ज़रूर से ज़रूर पता होने चाहिए और आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन इज करेक्ट। तो जो निम्नलिखित आपके जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का लेकर सही है। आपका पहला ऑप्शन है द स्टैंडर्ड हड़प्पा सील्स आर मेड ऑफ क्ले। तो स्टैंडर्ड जो हड़प्पा सील्स बनाई गई है ये क्ले से बनाई हुई है, ये आपकी पहली चीज है। दूसरा, द इनहेबिटेंट ऑफ द हड़प्पा कल्चर नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो जो इनहेबिटेंट्स है हड़प्पा के उनको कॉपर और ब्रॉन्ज की नॉलेज नहीं थी। तीसरा, द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज रूरल बेस्ड, यानी कि बहुत ही ग्रामीण सिविलाइजेशन थी। चौथा, द इनहेबिटेंट ऑफ द हड़प्पा ग्रू एंड यूज कॉटन। तो जो इनहेबिटेंट थे हड़प्पा के वो क्या करते थे, कॉटन उगाया करते थे। सो फ्रेंड्स, आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं कि देखिए, पहला तो बोला गया कि जो स्टैंडर्ड हड़प्पा सील्स थी वो क्ले से बनी हुई थी। दूसरा था कि जो हड़प्पा के लोग थे उनको कॉपर और ब्राउन्स की नॉलेज नहीं थी। तीसरा, रूरल बेस्ड इकोनॉमी थी या फिर सिविलाइजेशन थी। चौथा कि वहाँ के लोग जो थे वो ग्रू करते थे और यूज़ किया करते थे कॉटन। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको हड़प्पा के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, उसी के बाद अपन इसका आंसर देखेंगे। देखिए, हड़प्पा कहाँ है, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। कहाँ पे? पंजाब के अंदर। जो पंजाब एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। दूसरा, ये अर्बन इकोनॉमी थी, ठीक है, अर्बन सेंटर था, यानी कि रूरल नहीं था। तीसरा कि ये रवि रिवर के ऊपर रवि रिवर के पास में थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा, इस साइड को जिन्होंने फाउंड किया था, ओके, वो कौन थे? दयाराम साहनी थे 1921 के अंदर। जैसे कि मोहनजोदाड़ो के जो फाउंडर थे वो कौन थे, डिस्कवर किन्होंने किया था? R.D. बैनर्जी ने किया था। वैसे ही साहनी जी ने हड़प्पा को किया था। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में ये अर्लीस्ट लोग थे जिनको पता था कॉटन के बारे में और राइस के बारे में, यानी कि अर्लीस्ट कौन थे? ग्रोवर थे, किसके? राइस के और साथ में कॉटन के, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस और कॉटन, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जो आपका आंसर हुआ वो यहाँ पे डी आपका आंसर हुआ कि जो इनहेबिटेंट थे हड़प्पा के वो ग्रो किया करते थे और यूज किया करते थे कॉटन को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉटन फॉर टेक्सटाइल वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन। तो कॉटन जो है वो टेक्सटाइल के लिए पहली बार कब कल्टिवेट करी गई और कहाँ कल्टिवेट करी गई? देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सेंट्रल अमेरिका और इंडिया। देखिए, अगर ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखेंगे कई सारी वेबसाइट पे इजिप्ट इसका आंसर दिया हुआ है, ओके। हालांकि जो ये कॉटन फॉर टेक्सटाइल की जो कॉटन यूज करी गई थी ये पहली बार दुनिया में इंडिया में करी गई थी, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान बेसिकली, ठीक है, यानी कि मेसोपोटामिया के अंदर करी गई थी। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उन लोगों ने सबसे पहले कॉटन को टेक्सटाइल में काम में लिया, ठीक है। कॉटन जब भी फ्रेंड्स नाम आएगा आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। अगर बात करें अपन नियर बाय 2,500 से 3,000 BC के टाइम पे, ओके, ये लोग कॉटन को यूज किया करते थे टेक्सटाइल के तौर पे भी और बाकी सब के तौर पे भी। उसके बाद में अरब जो मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या करना चालू किया, इसको यूरोप में भेजना चालू किया। किस टाइम के ऊपर? नियर बाय 800 AD के अंदर। उसके बाद में कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका के अंदर। कोलंबस ने अमेरिका के अंदर डिस्कवर किया नियर बाय 1492 के अंदर कॉटन। उसके बाद 1500 सेंचुरी आते आते 15 सेंचुरी आते आते, ओके, 1500 AD आते आते क्या हुआ, उसके बाद में सभी जगह पे कॉटन को जानने लग गए, पहचानने लग गए और उसकी यूजफुलनेस के बारे में पता लग गया। कोलंबस ने जो पता किया था ये बहामास में किया था, बहामास जो आइलैंड है वहाँ पे कॉटन के बारे में पता किया था, ठीक है।
तो ऐसे करते करते इसका जो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉटन इजिप्ट नहीं है। कॉटन की जब भी बात आएगी तो दुनिया में एक्सपोर्ट किया करता था उस टाइम पे भी इंडिया, और आज भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है कॉटन को, यानी कि इंडिया होना चाहिए था इसका मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन यहाँ पर मेसोपोटामिया स्पेसिफिकली दे रखा है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फेमस केंद्रीय महादेव टेम्पल लोकेटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ठीक है। केंद्रीय महादेव टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, अमरावती, हरिद्वार, खजुराहो या फिर नासिक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो सी इसका सही आंसर है, खजुराहो इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे कई सारे सवाल बनते हैं इसी टॉपिक के अंदर से। सबसे पहले तो पूछते हैं कि खजुराहो कहाँ पर है, ठीक है। खजुराहो कहाँ पर है? एमपी के अंदर है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर है खजुराहो। इसका मीनिंग पूछ लेते हैं केंद्रीय महाविद्यालय का, तो इसको अपन जो मतलब होता है वो होता है द ग्रेट गॉड ऑफ द केव, ठीक है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट ऑर्नेट हिंदू टेम्पल है जो कि मिडिवल टाइम के ऊपर बनाया गया था। इसको किसने बनाया था? तो ये आपको जरूरी है जानना, चंदेल डायनेस्टी के जो लोग थे उन्होंने इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया था, ओके। और खजुराहो उस टाइम पे वन ऑफ द कैपिटल हुआ करती थी चंदेल डायनेस्टी की, तो इसीलिए उस टाइम पे इसको बनाया गया। इसी चंदेल डायनेस्टी के अंदर ही एक राजा थे विद्याधरा, उन्होंने इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था 1003 से लेके 1035 तक, ओके। सी का मतलब होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा यानी कि जो अभी चल रहा है। एडी की जगह अपन कभी कभार सीई भी यूज करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, अगर सीई आता है तो अपन एडी की जगह यूज करते हैं, और अगर बीसीई लिखा आता है तो अपन इसको बीसी की जगह यूज करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो विद्याधरा थे, किंग थे, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था इस टेम्पल का। इनका दूसरा नाम बीड़ा भी था, बीड़ा, ठीक है, ये भी इनका नाम था। और उसी टाइम पे मोहम्मद गजनी जो थे उन्होंने यहाँ पे इन्वेट किया था, ठीक है, किनके ऊपर? मध्य प्रदेश में। और 2 बार इन्वेट किया, लेकिन दोनों बार उनको सक्सेसफुल वो नहीं हो पाए, और दोनों बार सक्सेसफुल नहीं होने के बाद में उन्होंने क्या कर लिया? कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया इन राजा के साथ में, विद्याधरा के साथ में। तो कुल मिला के जब फोर्ट पे उन्होंने कलिंजर पे अटैक किया और वो नहीं जीत पाया, तो उसके बाद में दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ करके गिफ्ट एक्सचेंज करे, और कुल मिला के जो जीत हुई वो विद्याधरा की जीत हुई। और इसी जीत के बाद उन्होंने क्या किया? इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया, ठीक है। और ये कौन सा टेम्पल था? उस टाइम पे उनके जो लॉर्ड थे, जो भगवान वो पूजा करते थे, वो शिवा को पूजा करते थे, इसीलिए उन्होंने महादेव टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया, डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा, ठीक है। इसी वजह से ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है आपके किसी भी पेपर के लिए। तो आपका आंसर है वो सी, आपका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ द तमिल लैंड। तो कौन सी किताब को फॉलोइंग में से बाइबल ऑफ द तमिल लैंड कहा जाता है? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अपन साउथ इंडियन हिस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स, तो वहाँ पे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, ओके। और आपका जो इसमें सही आंसर है फ्रेंड्स वो सी आपका सही आंसर है, शिल्पा डिक्रम, ओके। ये आपका सही आंसर है जो कि लिखी गई थी। इसका जो दूसरा नाम था वो था द टेल ऑफ द एंकलेट, द टेल ऑफ एन एंकलेट। तो कई बार ये भी पूछते हैं और आपसे इस नाम के बारे में पूछते हैं। इसे बाइबल कहते हैं तमिल लैंड के ऊपर, ठीक है। ये जो 5 अगर ग्रेटेस्ट एपिक की बात की जाए, अगर साउथ इंडिया के एपिक स्टोरीज, महाकाव्य, जैसे अपने रामायण महाभारत है नॉर्थ इंडिया की, वैसे अगर साउथ इंडिया के 5 ग्रेटेस्ट एपिक तमिल लिटरेचर के अंदर कौन सी है उनकी बात की जाए तो उसमें से ये एक है। और इसके राइटर, इसके जो किनको इसका क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है एक जैन पोएट थे, एक जैन पोएट थे कोची के पास के, आइलेंगो एडिगल, ये इनका नाम था। इन्हें क्रेडिट दिया जाता है इस किताब को लिखने का, ओके। और ये ब्रदर भी थे जो चेरा डायनेस्टी थी उस टाइम पे, चेरा डायनेस्टी के जो किंग थे उनके ये भाई कहे जाते हैं, ठीक है, एडिगल, जिन्होंने इस किताब को लिखा था। और साथ में आपको ये भी ध्यान जरूरी है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर स्टोरीज है फ्रेंड्स, जो कि 3 किंगडम, तमिल किंगडम जो है, जो 3 बड़े तमिल किंगडम है उनके बारे में काफ़ी कुछ मेंशन है इस किताब के अंदर, जैसे कि चोला, साथ में पांड्यन और साथ में चेरा। तो इन डायनेस्टीज के बारे में इस किताब के अंदर काफ़ी कुछ मेंशन है। तो अगर आपसे ये भी पूछते हैं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, कौन सी डायनेस्टी के बारे में मेंशन है, तो आपको ध्यान रखना है, ओके, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, चोला, पांड्यन और चेरा, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, साथ में इसके राइटर और साथ में
ठीक है, इसका दूसरा नाम द टेल ऑफ एन एंकलेट, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर इज नॉट करेक्ट। तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर के अंदर, तंजावुर कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है कि जो इसका आर्किटेक्चर है वो चोला आर्किटेक्चर है। दूसरा, इसको एम्पायर जो एम्परर था राजा राजा उसने इसको बनवाया था। तीसरा ये है कि ग्रेनाइट से बना हुआ है। चौथा कि ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने, जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया महादेव टेम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट था, वैसे बृहदेश्वर टेम्पल भी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो कि आपको ध्यान रखनी है और आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि एक हिंदू टेम्पल है, नाम से आप पता कर सकते हैं। दूसरा, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक है, तंजावुर के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। और इसका जो दूसरे नाम है वो है राजा राजवरा भी है, और साथ में राजवरम भी है। साथ में इसको पेरुवदुअर टेम्पल भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी राजा से तो आप बाकी दोनों नाम याद कर ही सकते हैं। ये नाम भी इस टेम्पल का है, बृहदेश्वर टेम्पल का। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल है जो कि उस टाइम पे बनाया गया। द्रविड़ा आर्किटेक्चर में इसको बनाया था, और किन्होंने बनाया था, चोला पीरियड के टाइम पे बना था, चोला डायनेस्टी ने। ठीक है, किसने बनाया था, राजा मैं आपको वापस से बता देता हूँ, राजा चोला 1 ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, 1010 CE के अंदर ये बना था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं AD काम में नहीं ले रहा हूँ, मैं CE काम में ले रहा हूँ, कॉमन एरा। ठीक है, और बहुत पुराना टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में महावीर जो टेम्पल था महादेव वाला, वो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 के अंदर उसको डाल दिया गया था। ठीक है, यूनेस्को की। तो ये और ये दोनों टेम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें से एक है ये भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ का, कि स्वामी विवेकानंद जी ने कब वर्ल्ड पार्लियामेंट जब हुई थी रिलीजन को लेकर शिकागो में, कौन सी ईयर में उसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी ये 1983 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये एक अटैम्प्ट था क्रिएट करने को लेकर, क्या एक फेथ क्रिएट करने को लेकर बाय यूजिंग ग्लोबल डायलॉग। दुनिया के जो कई सारे लोग थे, डिफरेंट रिलीजन है, वो यहाँ आते, एक ग्लोबल डायलॉग होता और फेथ की बातें होती और अच्छाई रिलीजन के थ्रू दुनिया को बेहतर करने की बातचीत यहाँ पे करी गई थी। इस मोटिव के साथ इसको स्टार्ट किया गया था, और पहली जब हुई थी वो 1893 के अंदर हुई थी। ठीक है, और इसी पहली कॉन्फ्रेंस के अंदर हिंदुइज्म को जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे स्वामी विवेकानंद। ओके, तो यानी कि आपका जो आंसर है वो 1893 है। 1893 के अंदर पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के अंदर हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया था। और भी यहाँ पे कई सारे डिफरेंट धर्मों के लोग आए थे, जैसे कि जैनिज्म को जिन्होंने लीड किया था वो वीरचंद गांधी जी थे, वीरचंद गांधी इनका नाम था। वैसे बुद्धिज्म को जो वहाँ पे आए थे, ओके, अनंग रिका धर्मपाल इनका नाम था। ठीक है, वैसे हिंदुइज्म को स्वामी विवेकानंद जी ने रिप्रेजेंट किया, और वैसे ब्रह्मो समाज को भी रिप्रेजेंट किया गया था। और ब्रह्मो समाज को जो रिप्रेजेंट किया, ठीक है, वो किसने किया था, प्रताप चंद्र मजूमदार ने। तो ये आपके लिए फिर भी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मो समाज को किसने किया, प्रताप चंद्र मजूमदार। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट दो ही नाम है, एक तो हिंदुइज्म वाला और साथ में ब्रह्मो समाज वाला। जैनिज्म बुद्धिज्म पेपर में कभी नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो ये 11 सितंबर को इन्होंने ये पहली मीटिंग हुई थी 11 सितंबर 1893 के अंदर। और इनिशियली वो काफ़ी नर्वस थे स्वामी विवेकानंद जब अपनी स्पीच दे रहे थे, लेकिन आते उन्होंने सरस्वती जी को प्रणाम किया, उसके बाद सैल्यूटेशन दिया, और 2 मिनट की उनकी स्पीच इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वहाँ पर 7000 लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और 2 मिनट तक उनके लिए ताली बजाई। उसके बाद उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में बताना चालू किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी के फाउंडर या फिर जनक कौन है। 4 ऑप्शन है, तिलक, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और साथ में लाला लाजपत राय। तो इसके अंदर जो आपका सही आंसर है फ्रेंड्स वो सी आपका सही आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी स्टार्ट करी थी। ठीक है, उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ दी थी।
ये भी एक अपने आप में सवाल है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के किन्होंने ज्वाइन कर रखी थी, तो ये इन्होंने छोड़कर फिर बाद में क्या बनाया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, महाराष्ट्र यानी कि पुणे में इन्होंने फॉर्म करी थी है। और यहाँ पे कई सारे कैंपेन चलाए गए सोसाइटी के द्वारा, जैसे कि एजुकेशन को प्रमोट करने को लेकर। ठीक है, उसके बाद में सैनिटेशन, हेल्थ केयर, सोशल इविल जो है, अनटचेबिलिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, अल्कोहलिज्म, पॉवर्टी, ऐसे कई मुद्दों के ऊपर इन्होंने कई सारे कैंपेन चलाए और यहाँ पे कई सारे सोशल रिफॉर्म करने की बातचीत करी गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले थे जिन्होंने इसको फाउंड किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ असेसमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। तो कौन सा सिस्टम था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रेवेन्यू जो टैक्सेस लिया करती थी फार्मर्स के द्वारा डायरेक्टली। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जमींदारी, रहतवारी, अनावारी या फिर देसलवारी। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर जो है वैसे एक्चुअली वो रायतवारी सही आंसर है। ओके, लेकिन मैं आपको उसका कंप्लीट एक ना डिस्क्रिप्शन आपको समझाना चाहूँगा ताकि आपके कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए और आपको बाद में कभी प्रॉब्लम ना आए। मेजरली 3 रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स के टाइम पे चलाए गए थे। ओके, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम थे। सबसे पहला जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या था कि सबसे पहले जमींदारी सिस्टम जो स्टार्ट किया था वो कॉर्नवेल्स ने स्टार्ट किया था 1793 के अंदर। जमींदारी सिस्टम कॉर्नवेल्स ने। और जमींदारी सिस्टम में क्या था कि सबसे नीचे तो कौन थे, फार्मर्स, प्रीजेंट्स, वो लोग थे। ओके, उसके ऊपर जमींदार लोग थे और उसके बाद ब्रिटिश लोग थे। तो कुल मिला के जमींदार लोगों को ये पूरी की पूरी पावर दी थी कि वो कैसे प्रीजेंट लोगों से के साथ में कैसे टैक्स को कलेक्ट करें। तो इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा गया। परमानेंट सेटलमेंट, ये भी पेपर में पूछते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट किस सिस्टम को कहा गया है, तो जमींदारी सिस्टम को कहा गया था परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो है वो है महलवाड़ी। महलवाड़ी सिस्टम 1833 के अंदर स्टार्ट किया था विलियम बेंटिक के द्वारा। ये भी पूछते हैं कि किन्होंने कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया, तो बेंटिक थे महलवाड़ी के। और इसके अंदर एक ग्रुप बना दिया जाता था, महल बना दिए जाते थे हर एक एरिया के, और वो लोग मिलकर टैक्स दिया करते थे ब्रिटिशर्स को। इस सिस्टम में ये था। तीसरा था रयोटवाड़ी, जो इस सवाल का आंसर है आपका। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया बी आपका आंसर है, जो कि थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था 1820 के अंदर। इसके अंदर इंडिविजुअली फार्मर्स क्या करेगा, पैसे देगा। ठीक है, किसको, ब्रिटिशर्स को। तो ये रयोटवाड़ी सिस्टम था। रयोटवाड़ी मैंने आपको बताया, जमींदारी बताया, साथ में महलवाड़ी बताया। तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक बहु विवाह। तो कौन से ऐसे पर्सन है जिन्होंने किताब लिखी थी बहु विवाह। ओके, 4 ऑप्शन है आपके सामने, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित रामाबाई और साथ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो सही आंसर है वो डी आपका सही आंसर है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो पर्सन थे जिन्होंने बहु विवाह नाम का बुक किताब लिखी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं ये। अपने सोशल रीजनल रिफॉर्म्स की बात करें, जो विद्यासागर जो इन्हें टाइटल दिया गया था फ्रेंड्स, वो इनकी नॉलेज की वजह से दिया गया था। संस्कृत कॉलेज के अंदर इनकी जो संस्कृत की पकड़ थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसी वजह से इनको अच्छी परफॉर्मेंस में संस्कृत स्टडी के अंदर, फिलोसफी के अंदर विद्यासागर की उपाधि दी गई। ठीक है, वैसे इनका नाम जो था एक्चुअली वो ईश्वर चंद्र चट्टोपाध्याय था। ठीक है, तो उसके बाद में इनका नाम विद्यासागर इसमें जोड़ दिया गया क्योंकि इनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। और उसके बाद में इन्होंने इन्हीं के नाम के ऊपर एक यूनिवर्सिटी भी सेटअप करी गई, विद्यासागर यूनिवर्सिटी, जो कि एक मैथमेटिशियन थे अनिल कुमार। ठीक है, अनिल कुमार जैन, उन्होंने विद्यासागर यूनिवर्सिटी सेटअप करी इन्हीं के नाम के ऊपर। साथ में विद्यासागर सेतु भी है जो कि इनके नाम पर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सेकंड हुगली ब्रिज भी कहा जाता है। ये एक ब्रिज है जो कि हुगली रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, हुगली रिवर में कहाँ पर है, हुगली रिवर वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये लिंक करती है हावड़ा टू दूसरी सिटी है कलकत्ता की, वहाँ पे इसको लिंक करती है। ठीक है, ये ब्रिज भी इनके नाम पे ही बनाया गया है। तो ये जो सती प्रथा हुई, साथ में जो बहु विवाह, जो कि किसी बहू का वापस से विवाह करने का जो ट्रेडिशन था, जो कि स्टार्ट किया गया, वो सारे काम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा ही ज़्यादातर किए गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विडो रीमैरिज से रिलेटेड जो भी काम हुआ ज़्यादातर,
विडो रीमैरिज को लेकर वो विद्यासागर जी ने ही करवाया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज। जो प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन रहे हैं? ओके, तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग जो है वो एमजी रानाडे इसका आंसर समझते हैं। कई सारे सोर्सेज है वहाँ पे आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर दयानंद सरस्वती नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो आत्माराम पांडुरंग, सी आपका इसका सही आंसर है। ठीक है, ये क्या था? रिलीजन और सोशल रिफॉर्म थे जो कि बॉम्बे में स्टार्ट करे गए थे। ठीक है, और ये जो कहाँ फाउंड, किन्होंने फाउंड किया था? आत्माराम पांडुरंग ने फाउंड किया था। बाद में इन्हों को ज्वाइन किया केशव चंद्र सेन जी ने, ओके, 1867 के अंदर। फिर दोनों ने मिलकर काम किया। दोनों ने क्या किया कि दोनों ने एक रिफॉर्म चलाया कि सिंगल गॉड में बिलीव रखना है आपको, ओके, सबका एक ही भगवान है। इस प्रिंसिपल को लेके इस समाज को बनाया गया था, जिसको बाद में ज्वाइन किया एमजी रानाडे जी ने। उसके बाद में ये काफ़ी फेमस हुआ जब इन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो इस तरीके से इस जो ये समाज है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको बताई, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो फ्रेंड्स, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके हिस्ट्री से थे, जो कि आपको ज़रूर पता होने चाहिए एसएससी के लिए या फिर यूपीएससी के लिए या फिर बाकी किसी भी एग्जाम के लिए। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करते रहें आपके आने वाले पेपर के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।